हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे अपने इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएमई 3 और एमएमई 3 में फर्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 18। बुक वही लग रही है आपकी, सिट सेटर एंड हैमंड की बुक लग रही है। एमएमई 1 में आपने पढ़ लिया होगा चैप्टर 1 to 9, एमएमई 2 में आपने पढ़ लिया होगा चैप्टर 12 से लेकर के 17 तक, और अब एमएमई 3 में एक चैप्टर 10 है और 18, 19, 20, 21 ये सारे चैप्टर्स हैं। तो 18 चैप्टर इसलिए पढ़ाना सही रहता है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने लास्ट सेमेस्टर में अभी करंटली ही पढ़ा होगा चैप्टर 17, तो वो सब अभी आपके दिमाग में होगा। तो हम लोग 18 भी साथ के साथ कर सकते हैं। कोई और भी ज्वाइन करना चाहता है? जस्ट अ मिनट। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। चैप्टर 17 में कोई कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन नहीं था, कुछ कंस्ट्रेंट थे वो लेस देन इक्वल टू वाले, जिसमें हम लोग बाउंड्री बना करके क्लोज्ड बाउंडेड सेट करके इंटीरियर पॉइंट बाउंड्री पॉइंट्स निकालते थे। वो बेसिकली एलपीबी में चला जाएगा। वैसे क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके चैप्टर 19 में करेंगे। तो याद रहे कंस्ट्रेंट क्या होता है। कंस्ट्रेंट इज लिमिटेशन। कंस्ट्रेंट इज लिमिटेशन। Someone more wants to join, इसीलिए कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में ही सबको ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो लिमिटेशंस होता है जिसको कि हमको फॉलो करना है, ठीक है। अब मान लो कि कोई हमारी फैक्ट्री है, फर्नीचर की फैक्ट्री है। अब उसमें चेयर और टेबल हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट हम अर्न करना चाहते हैं। अब ये तो नहीं कि अब हम सीधा ऑर्डर दे दें भाई चेयर इन्फिनिटी बनाओ, टेबल इन्फिनिटी बनाओ। इन्फिनिटी बोलने से या 1000-2000 पीसेस बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट ये होगी कि हमें ये देखना होगा कि हमारे रिसोर्सेज क्या है, हमारे रॉ मटेरियल्स कितने हैं, उतना टिम्बर है भी या नहीं जितना हम ऑर्डर दे रहे हैं, उतने लेबर आवर्स है भी हमारे पास अवेलेबल या नहीं, मशीन्स हैं या नहीं। तो ये सारा कुछ देखना होता है। वही लिमिटेशंस होती है। अगर हम प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जा रहे हैं तो लिमिटेशन हमारा रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज हो जाएगा। किसी और केस में कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो लिमिटेशंस, तो चैप्टर 18 में बेसिकली लिमिटेशंस जो है, लिमिटेशंस आर इक्वल टू टाइप। इक्वल टू टाइप ही हमें देखने को मिलेगा। ये खास टाइप है इक्वल टू टाइप, जो कि और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उसको हम लोग कलर से हाईलाइट करते हैं। आपको मेरा स्टाइल पता ही होगा, जनरली येलो और लाइट ब्लू कलर ही लेते हैं। तो ये हो गया लिमिटेशंस आर इक्वल टू टाइप। लेस देन का जब केस आएगा तो ये हम लोग चैप्टर 19 में करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ भी पढ़ना है हमें। तो लीनियर प्रोग्रामिंग काफ़ी बड़े लेवल पे पढ़ना है। ये मत समझना कि हमने जो पढ़ा था 12th में उसी पे काम चल जाएगा। काफ़ी डीप लेवल पे उसका थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस वगैरह बहुत कुछ है। तो अभी हम चैप्टर 18 में पढ़ेंगे ना, तो सिर्फ इज इक्वल टू टाइप पढ़ेंगे। क्लियर? सबसे पहले दिमाग में क्लियर कर लो कि वही मैक्सिमा मिनिमा है जो चैप्टर 17 में पढ़ा था, लेकिन अब कुछ कंडीशंस आ गए विथ इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट्स। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है कंस्ट्रेंट हमारे दो टाइप के होंगे। स्टार्टिंग में अभी लैग्रेंजियन पे नहीं जा रहे, लैग्रेंजियन एक मेथड आएगा। अभी जब कंस्ट्रेंट हमारे कंस्ट्रेंट के टाइप पे डिपेंड करेगा कि कितने मेथड होंगे। तो व्हेन कंस्ट्रेंट इज लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? 2x + 3y = 12। जब x और y दोनों के पावर 1 होंगे, इस टाइप का कुछ कंस्ट्रेंट अगर आ जाए कि 2x + 3y = 7 या कुछ भी, तब हम लोग कौन सा मेथड अपनाते हैं बच्चे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत इजी होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, 10-15 मिनट वेट करो, अभी तो स्टार्टिंग है। जब तक 1-2 क्वेश्चन नहीं करते तब तक चीज़ें कहाँ समझ में आती है मैथ्स में, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो कंस्टेंट जो लिमिटेशंस होता है, कभी कभी हमें लीनियर मिल जाता है और लीनियर का सब्स्टिट्यूशन कर दो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जेड में, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अभी करेंगे थोड़ी देर में क्वेश्चन। कभी कभी नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर में सब्स्टिट्यूशन करना बहुत ईजी। अब सब्स्टिट्यूशन बोले तो उसका क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूशन बोले तो उसका मतलब है कि आप y को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 7 - 2x/3। एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन बोलते हैं ना इसको।
एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर सकते हैं y को, तो सब्सटीट्यूशन भी आसानी से हो सकता है। लेकिन नॉन लीनियर में दिक्कत आ जाती है, कभी कभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0, तो सब्सटीट्यूशन नहीं हो सकता, सब्सटीट्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सब्सटीट्यूशन नॉट पॉसिबल। तब हम वहाँ पे दूसरे तरीके से बढ़ते हैं। तो सब्सटीट्यूशन कब पॉसिबल होगा? तब हम लैग्रेंजियन मेथड से बढ़ते हैं, लैग्रेंजियन मेथड है। तो कुछ और थोड़ा सा बेसिक्स अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें प्रॉब्लम आपको देखने को कैसा मिलेगा, डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन किस टाइप का होगा, तो पूरे चैप्टर 18 में हर जगह आपको मिलेंगे मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज, बिकॉज ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इकोनॉमिक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इज इधर टू मैक्सिमाइज और टू मिनिमाइज। चाहे हमारा टाइम हो, चाहे हमारा प्राइस हो, चाहे हमारा कॉस्ट हो, चाहे हमारा प्रॉफिट हो, कुछ भी है, या तो हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या मिनिमाइज करना चाहते हैं, जिसको कलेक्टिवली कहा जाता है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज में दोनों चलाता है बच्चे, मैक्सिमाइज भी और मिनिमाइज भी। तो या तो मैक्सिमाइज करने को पूछा जाएगा या फिर मिनिमाइज करने को पूछा जाएगा। और z इज इक्वल टू समथिंग समथिंग लिखा होगा। z जो फंक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज द फंक्शन विच इज आस्क्ड वेदर टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। लेकिन सब्जेक्ट टू, ये सच दैट नहीं है, दिस इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंस्ट्रेंट होगा, कंस्ट्रेंट नंबर 1, कंस्ट्रेंट नंबर 2, कंस्ट्रेंट नंबर 3, मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, इनको बोलते हैं मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स लीनियर भी हो सकते हैं, नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 कंस्ट्रेंट तक ही पढ़ना है, उससे ऊपर नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम और मिनिमम। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये जो फंक्शन होते हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वर्ड क्लियर हो गया। अब इसके बाद से थोड़ा सा बेसिक्स में और चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा ज्योमेट्री में चलेंगे। नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी और सफिशिएंट आपने दोनों पढ़ा होगा चैप्टर 1 में। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इज, ये है कि स्लोप ऑफ लेवल कर्व। लेवल कर्व उसको बोलते हैं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का होता है। ज्योमेट्रिकली हम लोग बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ लेवल कर्व। ऑफ लेवल कर्व किसको बोलते हैं? एफ एक्स वाई को, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा होता है। जेड को ही एफ एक्स वाई बोलते हैं ना, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू समथिंग समथिंग मल्टीवेरिएट फंक्शन में। तो उसका जो लेवल कर्व का जो स्लोप होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कंस्टेंट फंक्शन। स्लोप ऑफ कंस्टेंट फंक्शन, और कंस्टेंट फंक्शन जनरली जी एक्स वाई के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जी एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। दोनों के जो स्लोप होंगे वो दोनों स्लोप इक्वल होने चाहिए। अब इक्वल होने का क्या मतलब है? इंडिया में हमारा हिमालय है, हिमालय में बहुत सारे पिक है। एक एग्जांपल देना भी आपको, बहुत सारे पिक होंगे, एक ये बहुत सारे रीजन होंगे, रेंज होंगे, माउंट एवरेस्ट भी होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया एफ एक्स वाई का कर्व। सपोज करो एफ एक्स वाई इज रिप्रेजेंटिंग हाइट ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द माउंटेनियस रीजन, ठीक है। हर पॉइंट का हाइट बताएगा एफ एक्स वाई। अब जी एक्स वाई हमने ले लिया, जी एक्स वाई ले लिया। मान लो सिर्फ हम शिमला की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखते हैं, शिमला की बात कर रहे हैं। शिमला में ये इतना इतना सा हिल आता है, शिमला में ये ब्लू कलर का। अब आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट हाइट या मैक्सिमम, मैक्सिमम करते हैं, मैक्सिमम हाइट ऑफ पिक बट इन कौन से रीजन? शिमला रीजन। अब देखो मैक्सिमम तो कहीं और था,
लेकिन कंस्ट्रेंट लगा दिया कि किस रीजन में हमें देखना है, शिमला रीजन में। तो जो शिमला रीजन में होगा ग्रेटेस्ट हाइट, जैसे टॉप हिल है, हम इसी को लेंगे। तो इसका जो हाइट होगा दैट विल बी योर द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई, दिस विल बी मैक्सिमम एफ एक्स वाई। तो एक छोटा सा अपने डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में क्या बात हो रही है, कि हमें वही मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, लेकिन किसी कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए। वो कंस्टेंट डिसाइड होगा हमारा किससे, ये जो ब्लू से मैंने शेड किया दैट इज लेवल, बेस आप समझ सकते हो, ग्राउंड पे जो दिखता है, ग्राउंड पे पूरा शिमला का रीजन मैप में डिफाइन किया गया है। वहाँ पे जहाँ जहाँ पे हिल होगा उसमें जो सबसे टॉप का हिल है उसी का हम लोग हाइट मेजर कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो ऐसा ही कुछ मैथमेटिक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे ये होगा, इस कर्व को बोलते हैं जी एक्स वाई, इसको क्या बोलेंगे, जी एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये भी 2 डायमेंशन होगा, तो कहीं ना कहीं मान लो ये इस तरीके का है, तो एक्स वाई रीजन में बन रहा होगा एक्स वाई जेड। तो ये एक्स वाई रीजन में सिर्फ मतलब बेस लेवल पे एक शेड सा बन रहा होगा, उस पर बहुत सारे पिक होंगे अपना, उस पिक का हाइट। कुछ समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? बस 2-3 मिनट के बाद हम लोग एग्जाम्पल पे भी शिफ्ट कर जाएंगे। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 17 में या 16 में भी पढ़ा होगा, स्लोप ऑफ एफ एक्स वाई, ये हमने डिराइव भी किया था, स्लोप ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस, लिखते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाता है माइनस एफ एक्स डैश अपॉन एफ वाई डैश। ये कौन से टॉपिक में पढ़ा था, किसी को कोई आइडिया? मैंने इतना बता दिया, चैप्टर 16 में पढ़ा है। बताओ बच्चे किस टॉपिक में पढ़ा था? एनीवन? किसी को ग्रेडियंट में नहीं पढ़ा था हमने? ग्रेडियंट में एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके निकाला था हमने, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके निकाला था, याद दिला देते हैं थोड़ा। फिर इस पे चेन रूल लगाया था, तो एफ एक्स डैश इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस एफ वाई डैश इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0। अब एफ एक्स डैश डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस, ये रफ वर्क पिछले सेमेस्टर का, डी वाई बाई डी टी। अब आप इसको उल्टा कर दो, माइनस एफ एक्स डैश बाई एफ वाई डैश कर दो, उधर चला जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, फिर डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो बच नहीं गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डैश अपॉन एफ वाई डैश। समझ में आ रहा है? याद आया किसी को? अरे हाँ या ना तो बोलो, पता लगता है कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है, बच्चे हैं क्लास में, कनेक्शन इज ओके, सब कुछ आवाज पिक्चर वगैरह सब जा रहा है, इसलिए बार बार हम लोग बीच में पूछते हैं तब रिप्लाई किया। हाँ, तो ये आपने पढ़ रखा है, तो उसी से याद आ गया होगा आपको कि स्लोप ऑफ एनी कर्व, लेवल कर्व का जो स्लोप होता है वो माइनस एफ एक्स डैश अपॉन एफ वाई डैश होता है। तो यहाँ भी इसको लेवल कर्व बोल रहे हैं, दिस कर्व इज लेवल कर्व, जो 3D में हमारा ऊपर ऊपर चल रहा है, और जो बेस में एक इमेज होता है जो हमारा डोमेन का रीजन होता है, दैट इज योर जी एक्स वाई कंस्टेंट वाला फंक्शन। तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? तो स्लोप ऑफ जी एक्स वाई, हाँ पूछो क्या पूछना है। यस बच्चे, स्लोप ऑफ जी एक्स वाई, तो ये हो जाएगा माइनस जी एक्स डैश अपॉन में जी वाई डैश। और अभी मैंने आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में बताया, जो भी हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगा वहां पर दोनों के स्लोप सेम होने चाहिए, मतलब वो पॉइंट जो है वो एफ एक्स वाई को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और साथ ही साथ जी एक्स वाई को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, और वहां पे दोनों का स्लोप क्या होगा? सेम होगा। तो एक और कंडीशन अभी हमारे सामने में आ गया, वो ये है कि माइनस एफ एक्स डैश, इसको अभी ब्लू से ही करते हैं, अभी फाइनल नहीं पहुंचे, माइनस एफ एक्स डैश, जिनको डाउट था उन्होंने अभी तक नहीं पूछा,
जी एक्स डैश अपॉन जी वाई डैश। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है अगर डिराइव ना करो कि मैम माइनस कहाँ गया, हमने तो जो पढ़ा था उसमें माइनस होता था ना, यहाँ देखो माइनस एफ एक्स डैश अपॉन एफ वाई डैश, तो दोनों साइड माइनस था, दोनों साइड का माइनस कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कंडीशन एक और आ गया, नेसेसरी कंडीशन। ये हेल्पफुल होता है व्हेन कंस्ट्रेंट इज नॉट लीनियर। खाली सिर्फ पॉइंट निकालना हो, हमें वेरीफाई ना करना हो, तो हम इस कंडीशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थियोरी तो बच्चे इतना ही है। इसके बाद से अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ तक में पूछ सकते हैं। एनी डाउट? आप वॉइस आपका ब्रेक हो रहा है। अच्छा, स्लोप ऑफ जी एक्स वाई, जैसे जी एक्स वाई भी हमारा मल्टीवेरिएट फंक्शन है। जैसे एफ एक्स वाई फंक्शन था ना मल्टीवेरिएट, वो तो लेवल कर्व का फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जी एक्स वाई सब्जेक्टिव फंक्शन, तो जी एक्स वाई का भी अपना स्लोप होगा। तो सेम तरीके से जैसे हमने एफ के लिए डिराइव किया है, वैसे ही तो पूरा का पूरा जी के लिए भी डिराइव होगा सेम टू। तो वहां पे जी एक्स वाई का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा जी एक्स डैश अपॉन जी वाई डैश। एक्स वाला ऊपर जाता है, नीचे वाई वाला आता है। ठीक है, तो ये हो गया स्लोप ऑफ जी एक्स वाई एंड दिस इज स्लोप ऑफ एफ एक्स वाई, और दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। मैंने जब दोनों को इक्वेट किया तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। दिस इज द कंडीशन जो हमें याद रखना है। जो हमें याद रखना होता है ना जो चीज़ें, उसको हम लोग बॉक्स में बंद करके और कलर कर देते हैं, शेड कर देते हैं, कि मतलब इतना पढ़ने के बाद, ये सारा कुछ यहाँ से पढ़ने के बाद, नेसेसरी कंडीशन पढ़ने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे, और इसी रिजल्ट को यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन करते वक्त डायरेक्टली। हम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया है, फिर भी हम लोगों ने समझा दिया ताकि आपके दिमाग में सेट रहे और आप इस क्वेश्चन को कर पाए। एनी अदर डाउट बच्चे? नहीं? तो चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है मैक्सिमाइज एक्स वाई सब्जेक्ट टू, ये आपके बुक का ही एग्जाम्पल है। और जो पहला एक्सरसाइज है 18.1 वो आप आज कर लोगे। आज के क्लास के बाद 18.1 में 4-5 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे आपको करके आने हैं नेक्स्ट क्लास में, तो ध्यान दो। मैक्सिमाइज तो करना है, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया z इज इक्वल टू एक्स वाई, और सब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा जिसको कि हम लोग कंस्टेंट बोलते हैं? सब्जेक्टिव फंक्शन इज 2x प्लस वाई। और सब्जेक्टिव फंक्शन में ना जो भी कांस्टेंट वगैरह होता है सबको इस साइड ला करके जीरो कर देते हैं। तो 2x प्लस वाई माइनस m इज इक्वल टू 0। अब अभी मैंने आपको कंडीशन ये बताया, दोनों मेथड से करेंगे, ये नेसेसरी कंडीशन से भी हम लोग करेंगे और सब्स्टिट्यूशन से भी करेंगे। तो अभी नेसेसरी कंडीशन करते हैं। नेसेसरी कंडीशन अभी हमने पढ़ा है, उससे निकालते हैं पॉइंट को कि कौन सा पॉइंट होगा जो कि हमें मैक्सिमम देगा वैल्यू किसकी? x इंटू वाई की। तो नेसेसरी कंडीशन कहता है कि आप एफ एक्स डैश बाई एफ वाई डैश को किसके साथ इक्वेट कर दो? जी एक्स डैश बाई जी वाई डैश। तो टेल में कि एफ एक्स वाई क्या है और जी एक्स वाई क्या है, जल्दी बताओ। अरे भाई जी एक्स वाई ये है जो कंस्टेंट होता है, उसको उसी को तो जी एक्स वाई लिखते हैं ना, माइनस एम। और एफ एक्स वाई क्या है? ये एक्स इंटू वाई है। तो अब आप जब एफ एक्स डैश निकालोगे तो कितना मिलेगा? एफ एक्स डैश वाई मिलेगा। इसके लिए आपको चैप्टर 15, 16, 17 तीनों क्लियर होना चाहिए, तभी आप 18 कर सकते हो। जिनका भी क्लियर नहीं है वो प्रवीण सर से अपना कॉल करके या मैसेज करके आप अपना एक्टिवेट करा लें MME 2 का, और खाली कॉन्सेप्ट को देख जाना है इस 1 वीक में। 1 वीक लगेगा आपको 15, 16, 17 का कॉन्सेप्ट बस एक बार पढ़ लेना है, कुछ याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने भी MME 2 नई ढंग से पढ़ा है, सिर्फ 15, 16, 17 का कॉन्सेप्ट का वीडियो जो है वो देख जाना है। नो न्यूमेरिकल, नो असाइनमेंट, कुछ नहीं, ताकि आप MME 3 को समझ सको। इसलिए तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, तो एफ एक्स डैश करेंगे तो वाई मिलेगा, एफ वाई डैश करेंगे तो एक्स मिलेगा। इधर जब आप जी एक्स डैश करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। जी वाई डैश करोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब आप इनको पुट कर दो कंडीशन में,
एफ एक्स डैश में आ गया y, नीचे में आ गया x, इधर आ गया जी एक्स डैश में 2, जी वाई डैश में आ गया 1। तो इससे कंडीशन निकल करके आ गया y इज इक्वल टू 2x। मतलब दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू। अब y इज इक्वल टू 2x जब निकल करके आ गया तो अब इसको यूज कर दो ना आप, पुटिंग इन। हमारे पास एक इक्वेशन कौन सी है, तो इक्वेशन अगर बोले तो खाली ये इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो एक्सप्रेशन है ना, ये इज इक्वल टू किसके है कुछ नहीं पता है। ध्यान से सुनो जो बोल रहे हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू होता है 2x प्लस 3, या सिंपली अगर 2x प्लस 3 बोले और एक बोल दे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। जिसमें कोई इज इक्वल टू नहीं होता उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, और जब इज इक्वल टू आ जाता है तो इक्वेशन बोलते हैं। ये भी चीज मैंने क्लियर किया हुआ है MME 1 के चैप्टर 3 में, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन वगैरह में। तो इक्वेशन में ही कभी भी आप सब्सटीट्यूट करके कुछ वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। एक्सप्रेशन में सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हम लोग, एक्सप्रेशन में खाली रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, लेकिन इक्वेशन में वैल्यू निकल सकती है। तो अब इसको पुट कहाँ करना है, सब्जेक्टिव फंक्शन में। तो पुटिंग इन सब्जेक्टिव फंक्शन, जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं कोई घबराने वाली बात नहीं है, वीडियो आज के आज यूट्यूब पे ही जाएगा अभी, क्योंकि ट्रायल क्लासेस बन रही है आपकी, और वेबसाइट पे भी जा सकता है, आपको इसका लिंक मिल जाएगा तो आप वहां से अपना क्लास कवर कर सकते हो। पुटिंग इन सब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव, लेकिन कोशिश करो कि लाइव क्लास में टाइम पे आया करो तो आपका कुछ मिस नहीं होगा और सब कुछ स्मूथली समझ में भी आएगा। तो सब्जेक्टिव फंक्शन इज 2x प्लस वाई माइनस एम इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस क्या था, m इज इक्वल टू 0। तो y की जगह क्या, और आप लोगों को ना साथ साथ ये चेक भी करते रहना होता है कि क्लरिकल मिस्टेक कहीं मैम से कुछ गलत तो नहीं हो रहा। 2x प्लस वाई था, मैम ने कहीं गलती से 2x माइनस वाई लिख दिया, तो वो आपको सडनली उसी टाइम रिस्पॉन्स करना है क्लास में। कभी कभी तो हम लोग जानबूझ करके करते हैं और कभी कभी वो ह्यूमन एरर होता है, ह्यूमन है तो एरर तो होगा ही। तो वो सब आप लोग उसी टाइम अगर सही करवा देते हो तो फिर टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो 2x प्लस वाई, वाई की जगह पे क्या डाल देना है हमें, 2x, फिर इज इक्वल टू m। तो मिला हमें 4x इज इक्वल टू m। तो x की वैल्यू आ गई बच्चे m/4। अब y की वैल्यू कितनी थी, 2x, तो y इज इक्वल टू था 2x, इसमें पुट कर दिया तो 2m/4, तो दिस इज m/2। सो कोऑर्डिनेट इज m/4 और m/2। पहले x लिखते हैं ना, फिर y लिखते हैं। तो इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैम आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो ये मैक्सिमा का ही पॉइंट होगा, कि ये मैक्सिमा का ही पॉइंट होगा, आप कैसे कह सकते हो। तो बच्चे ये जो है ना हमारा नेसेसरी कंडीशन, ये सिर्फ पॉइंट को ढूंढ करके दे देगा, लेकिन उसको वेरीफाई नहीं कर पाएगा कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। मेरी बात ध्यान से सुनो, नेसेसरी कंडीशन सिर्फ आपको पॉइंट निकालने में हेल्प करेगा, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। उसके लिए फिर आगे फर्दर कंडीशंस पढ़ाए जाएंगे आपको। तो अब नेसेसरी कंडीशन से ये जो पॉइंट है, मैंने क्यों लिख दिया मैक्सिमा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था मैक्सिमाइज करो, क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो एक बात तो क्लियर हो गई भाई, इसके पास मैक्सिमम है तभी तो इन्होंने मैक्सिमम निकालने को पूछा है, और हमारे पास एक सिंगल पॉइंट निकल करके आया है, सिंगल पॉइंट, और क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमा। तो दिस इज दिस सर्टेन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यही हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अगर क्वेश्चन में मिनिमा होता तो हम इसको लिख देते दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ में आई बात सभी को? जिन बच्चों ने लेट से ज्वाइन किया, बार बार बोलना पड़ता है, उनका कुछ ज़्यादा मिस नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट ही किया है और एक एग्जाम्पल हुआ है, लेकिन जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था वो तो आपका मिला नहीं आपको। तो अब आप कोशिश करो समझने की, अगर 10-20% भी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में ही कोई भी चीज़ का बेस बताया जाता है, उसके बाद से तो उस पर प्रैक्टिस की जाती है बाकी की क्लास में। तो स्टार्टिंग से ज्वाइन करने की कोशिश किया करो। आज अगर लेट से ज्वाइन किया कोई बात नहीं, आज का वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, आप वहाँ से कवर कर लेना, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस सभी को टाइम पे आना है।
तो ये हो गया हमारा। अब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि यही हमारा मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। लेकिन दूसरे मेथड में एविडेंस मिल सकता है। कौन सा मेथड? इसी क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें कुछ कुछ हेल्प मिल जाता है हमें, वहां हम कह सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने जा रहे हैं। अनदर मेथड लिख लो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अनदर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन अभी भी हमारा वही है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स वाई, सब्जेक्ट टू क्या था, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m। अच्छा, फर्स्ट मेथड जो बताया उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता होगा। ये कंडीशन क्लियर था सबका ज्योमेट्री से कि मैक्सिमा या मिनिमा दोनों के लिए स्लोप ऑफ लेवल कर्व मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ कंस्टेंट फंक्शन। स्लोप ऑफ लेवल कर्व इज fx डैश अपॉन fy डैश एंड स्लोप ऑफ कंस्टेंट फंक्शन इज gx डैश अपॉन gy डैश। ये कंडीशन लगाया और क्वेश्चन में पहचान में आ जाता है। जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है दैट इज योर fxy ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द फंक्शन विच इज गिवन इन टू सर्टेन इक्वल टू टाइप कंस्टेंट। इसकी पहचान कैसे होती है? ये सच डैट के बाद आता है या सब्जेक्ट टू के बाद आता है, और इसमें कि इज इक्वल टू होता है। चैप्टर 18 में अभी इज इक्वल टू टाइप के ही पढ़ने, जब लेस देन या ग्रेटर देन आएगा वो चैप्टर 19 में आएगा। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m, तो यही है हमारा सब्जेक्टिव फंक्शन gxy। तो gxy पहचान लिया, देखो gxy पहचान लिया, ये है gxy, ये है fxy, दोनों को पहचान लिया। और फिर fx डैश fy डैश gx डैश gy डैश निकाल करके एक कंडीशन मिल गई। नेसेसरी कंडीशन सिर्फ मिलता है, उस कंडीशन को सब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दो तो पॉइंट भी मिल जाएगा। और अगर सिंगल पॉइंट आ रहा है तो वही हमारा मैक्सिमा का पॉइंट होगा, या मिनिमा पूछा होगा तो वही हमारा मिनिमा का पॉइंट होगा। अब एक से ज़्यादा पॉइंट आते हैं तो फिर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन वेरिफिकेशन पढ़ाएंगे, वो 3rd या 4th क्लास तक जाएगा, तो उसमें आप सीख जाओगे कि कैसे वेरीफाई करते हैं। अभी देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। मैंने कहा था कि जब आपको लीनियर कंस्ट्रेंट मिले, सबसे पहले तो ये कंस्ट्रेंट है, ये पहचान गए आप या नहीं पहचाने? कंस्ट्रेंट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड इट इज लीनियर इन नेचर। ये बहुत अच्छा साइन है, लीनियर इन नेचर। अब सारी परेशानी हो गई खत्म। अभी तो हमने लैग्रेंजियन नहीं पढ़ा है, इसलिए हमें परेशानी का पता ही नहीं है कि क्या डिफिकल्टीज होती है। जब आप लैग्रेंजियन पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि क्या डिफिकल्टी होती है। लीनियर है तो हो गया सारा प्रॉब्लम सॉल्व, अब हमें कुछ करना ही नहीं है। लीनियर में हम एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू m माइनस 2x, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट इसलिए कि हम मतलब इसमें हमें कामयाबी मिल गई कि हम y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट मतलब बिल्कुल अलग कर लिया, कुछ एक्सप्रेशन में नहीं हो पाता। x और y इतने मिक्स्ड फॉर्म में होते कि आप चाह करके भी उनको अलग अलग नहीं कर सकते। तो एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन, तो इन्होंने कहा है कि z इज इक्वल टू एक्स वाई का मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है, लेकिन x और y इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। कोई बात नहीं, इसको सेटिस्फाई करे या y इज इक्वल टू m माइनस 2x करे, बात तो एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब हम इसको पुट कर देंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू m माइनस 2x इन z। तो z इज इक्वल टू मिल जाएगा x और y की जगह पे डाल देंगे m माइनस 2x। z लिखो या fxy लिखो बात बराबर है, तो fxy लिखो या फिर z लिखो बात एक ही बराबर हो जाता है। अब y की जगह पे पुट करते ही ये पूरा फंक्शन बन जाता है किसका? खाली x का, y तो दिखेगा नहीं ना क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया है। तो आप चाहो तो यहाँ पे खाली fx भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के बाद अगर आपको अच्छे से दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि वी आर नाउ गोइंग टू एलिमिनेट y, तो y डालने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई बात नहीं, आप इसमें कर सकते हो z इज इक्वल टू fxy और यहाँ पर कुछ और कर दो, hx भी कर सकते हो। एक नया फंक्शन बन गया जो कि खाली x के टर्म्स में होगा, hx कर दो इसको नाम। अब ये हो गया सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन। y तो गया, खाली x के फॉर्म में कर दिया हमने। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए hx डैश को होना चाहिए 0, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m माइनस 4x मस्ट बी इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू m बाई 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल टू था m माइनस 2x,
तो y इज इक्वल टू आ जाएगा m माइनस 2, x की जगह पे क्या डालेंगे, ये था ना y और x का रिलेशनशिप, x तो निकल चुका है, तो यहाँ पर डाल देंगे m/4, 2 से गया 2, m में से m/2 गया तो 2m माइनस m, m/2, या इस तरीके से भी आप सोच सकते हो m में से उसका हाफ गया तो हाफ बच गया m/2। अब अगर x और y मिल गया, सो पॉइंट इज, जिसको हम लोग स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, पॉइंट इज x और y के फॉर्म में होता है, सो m/4 एंड m/2। लेकिन होल्ड ऑन, इस मेथड में एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव से तो नेसेसरी कंडीशन को सॉल्व कर दिया था, लेकिन हमारे पास एक और टेक्निक है कि हम h'(x) से वेरीफाई भी कर सकते हैं। h'(x) निकालोगे तो आपको इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, नहीं, एक मिनट, गलत कर दी मैंने, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था। तो जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो m का हो गया 0 -4, नेगेटिव आ गया। और जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फंक्शन का क्या मिलता है, मैक्सिमा या मिनिमा, जल्दी बताओ। ऐसे ही इको ऑनर्स में एडमिशन मिल गया, 12th नहीं पास किया आप लोगों ने, 12th क्लास का क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, मैक्सिमा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो एविडेंस ऑफ मैक्सिमा मिल गया। अब कोई हमें गलत ठहरा ही नहीं सकता, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि मैक्सिमा ही होगा। तो अगर कभी जरूरत पड़ जाए और हमें पॉइंट पहचान में नहीं आ रहा है या एक से ज्यादा पॉइंट निकल करके आ जाए, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगा करके और मैक्सिमा मिनिमा आप अपना डिसाइड कर सकते हो। क्लियर बच्चे? तो एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके हम लोगों ने देख लिया कि नेसेसरी कंडीशन बस डिफरेंट है और वेरिफिकेशन आप इस तरीके से कर सकते हो। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसको भी जरा ध्यान से देखना है, इसमें सिर्फ पेशेंस रखना है। अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये करके शो करने का मतलब ये है कि आप में ये लग जाए कि मैम ने ऐसा क्लास में क्वेश्चन किया हो जिसमें कोई नंबर नहीं आता। यहाँ भी देखो ना, m/4 m/2 कुछ इसी टाइप से आ रहा है, अल्फा बीटा u v w ऐसे ही टर्म्स ज्यादातर होंगे। वैसे आप MME2 का एग्जाम दे चुके तो आपको पता होगा, नंबर बहुत कम मिलते हैं, अल्फा बीटा इन सबको कहते हैं एनालिटिकल मेथड। तो आपका एनालिटिकल ब्रेन कितना शार्प है उसके लिए ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं। और इको ऑनर्स वाले बच्चों का एनालिटिकल ब्रेन काफी स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं समझ पाएंगे काफी सारी चीजें। इसलिए मैथमेटिक्स कहने को तो ये मैथमेटिक्स होता है, लेकिन थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल टाइप का ज्यादा लगता है। इसका क्वेश्चन भी करोगे तो लगेगा कि कोई थ्योरम का प्रूफ या कुछ इस टाइप का डेरिवेशन टाइप का लग रहा है, आंसर कहाँ निकल रहा है, कोई नंबर आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, मैक्सिमाइज x टू द पावर अल्फा y टू द पावर बीटा, ये पूरा फंक्शन है, मल्टीप्लीकेशन में, सब्जेक्ट टू px प्लस वाई इज इक्वल टू m। अभी भी कांस्टेंट लीनियर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट और कांस्टेंट में अलग है। कांस्टेंट बोले तो ये नंबर होगा, ठीक है, जैसे 5 10 k m इस टाइप का। कांस्टेंट बोले तो ये एक फंक्शन होगा, वही लिमिटेशन वाला फंक्शन। तो px प्लस वाई इज इक्वल टू m इज कांस्टेंट फंक्शन जो कि लीनियर है। लीनियर है, एक बात अच्छी बात है। अब आप दोनों ही मेथड से कर सकते हो सफिशिएंट कंडीशन, दोनों ही मेथड से कर सकते हो। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सब्स्टिट्यूशन वाला कर लेते हैं, या दोनों से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेसेसरी कंडीशन यूज करने जा रहे हैं हम लोग, और ये है हमारा fxy, ध्यान रहे, और ये हमारा gxy है। तो नेसेसरी कंडीशन आपको पता है कि fx डैश अपॉन fy डैश इज इक्वल टू gx डैश अपॉन gy डैश होता है। fx डैश करोगे तो x टू द पावर अल्फा y टू द पावर बीटा का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है हमें। जब x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो y हो जाएगा कांस्टेंट। तो पहले तो हमने y टू द पावर बीटा को भाई एज इट इज लिख दिया, y टू द पावर बीटा को क्या किया, एज इट इज लिख दिया। और x टू द पावर अल्फा का करेंगे तो अल्फा
एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1। क्लियर? एफ एक्स डैश। अब आते एफ वाई डैश पे। एफ वाई डैश करेंगे तो x टू द पावर अल्फा हो जाएगा उसके लिए कांस्टेंट, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y x इज रिगार्डेड एज कांस्टेंट। y टू द पावर बीटा का करोगे तो आ जाएगा बीटा y टू द पावर बीटा माइनस 1। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे चलो तो जी एक्स डैश, ये तो बहुत ईजी है। जी एक्स डैश करेंगे तो p और जी वाई डैश करेंगे तो 1। अब यहाँ देखो, सॉल्व कर रहे हैं तो एक रिलेशनशिप आएगा, कंडीशन निकलेगा ना। नीचे में बीटा माइनस 1 है पावर, ऊपर में बीटा है, तो ऊपर में एक ज़्यादा है, तो जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो ऊपर में एक y बच जाएगा और अल्फा बाई बीटा तो बाहर आ गया, ये अल्फा और इस बीटा को मैंने बाहर ले लिया। सेम x के लिए भी अप्लाई होता है, अल्फा माइनस 1 एक लेस है और नीचे में अल्फा है, कैंसिल करेंगे तो एक x नीचे में बच जाएगा इज इक्वल टू p। तो y इज इक्वल टू आ गया बीटा p x बाई अल्फा। दिस इज द कंडीशन। अब इसको पुट करेंगे कहाँ पुट करते हैं, जो नेसेसरी कंडीशन निकल करके आता है, कहाँ पुट करेंगे? हाँ, तो पुटिंग इन कंस्टेंट फंक्शन, पुटिंग इन कंस्टेंट फंक्शन। तो कंस्टेंट फंक्शन है पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम, तो पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम है, तो पी एक्स और वाई की जगह पे क्या डालेंगे, बीटा पी एक्स बाई एल्फा इज इक्वल टू एम। यहाँ से एक्स निकल जाएगा क्योंकि अब सिंगल ही वेरिएबल दिख रहा है, बाकी अल्फा बीटा पी और एम ये सब कांस्टेंट है। तो एक्स कॉमन ले लोगे और अंदर में आ गया p प्लस बीटा p बाई एल्फा इज इक्वल टू एम। एक बार और एलसीएम लेना पड़ेगा, तो x p एल्फा प्लस p बीटा अपॉन एल्फा इज इक्वल टू m। x की वैल्यू आ गई एल्फा m बाई p कॉमन ले लेंगे तो एल्फा प्लस बीटा, ये आ गई x की वैल्यू। अब यहीं से आप y भी निकाल लोगे, देख रहे हो कोई नंबर नहीं आ रहा है, अल्फा बीटा m p यही सब आ रहा है। y की वैल्यू थी बीटा पी एक्स अपॉन अल्फा, तो बीटा पी एक्स अपॉन अल्फा इसमें पुट करेंगे तो बीटा पी एक्स की जगह पे और नीचे अल्फा और एक्स की जगह पे डाल देंगे अल्फा एम बाई पी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया एम बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। पी नहीं आया ना, नहीं आया, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, क्या पूछा था क्वेश्चन में, मैक्सिमा। तो जो पॉइंट आया दैट विल बी दी ओनली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि सिंगल पॉइंट आया है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अगर हमें फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली लिख देंगे x की जगह पे अल्फा m बाई पी अल्फा प्लस बीटा, y की जगह डाल देंगे m बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, उसे आ गया हमारा पॉइंट। अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, सेकेंड मेथड की तरफ। एग्जाम में आपको हर जगह दोनों मेथड नहीं करना, आप दोनों में से कोई भी मेथड अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ फर्स्ट मेथड से निकल गया, सेकंड मेथड से देखते हैं और फिर लास्ट में डिसाइड करेंगे कि कौन सा इजी है। तो कभी कभी क्वेश्चन को देख करके भी आपको आइडिया लग जाता है, या एक मेथड अगर बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है तो दूसरे मेथड पे भी आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड मेथड में जाएंगे तो सब्सटीट्यूट करेंगे। कंस्टेंट फंक्शन है क्या हमारा, कंस्टेंट फंक्शन है पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम, पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम, तो इससे हम लोग y इज इक्वल टू कर लेंगे m माइनस पी एक्स। अच्छा एक बात और, ये जरूरी नहीं कि आप हर बार y इज इक्वल टू समथिंग ही करो, आपका मन करे तो आप x इज इक्वल टू समथिंग करके भी फंक्शन को x के फॉर्म में ला सकते हो, सॉरी y के फॉर्म में ला सकते हो, सेम तरीके से सॉल्व होगा। तो उसमें पहले y का कोऑर्डिनेट निकलेगा, फिर उसको पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको पुट करेंगे एफ एक्स वाई में, पुटिंग इन
ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हमारा z आ जाएगा, z इज इक्वल टू था x टू द पावर अल्फा और y टू द पावर बीटा। सो बी केयरफुल, z इज इक्वल टू आ रहा है x टू द पावर अल्फा, तो x तो x ही रहेगा, y हो जाएगा m माइनस पी एक्स टू द पावर बीटा। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि सब्सटीट्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, करके देखें। अब आप करोगे dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो गया, MME1 में जो पढ़ा था, क्लास 12th में जो पढ़ा था। तो अब इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x यहाँ भी है और x अंदर भी है। तो बी केयरफुल, पहले मैंने x टू द पावर अल्फा को कांस्टेंट रखा, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने की सोच रहे हैं। बीटा आ गया नीचे, m माइनस पी एक्स टू द पावर बीटा माइनस 1, और अंदर में m माइनस पी एक्स का आ गया माइनस p, ठीक है, चेन रूल लगा दिया। अब प्लस प्रोडक्ट रूल में अब दूसरे वाले को रखेंगे कांस्टेंट और पहले वाले को करेंगे अब, तो अल्फा x टू द पावर अल्फा माइनस 1 और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखो, जब कॉमन लेना है तो कैसे सोचते हैं, x टू द पावर अल्फा, x टू द पावर अल्फा माइनस 1, दोनों में 1x का डिफरेंस है, एक x का अंतर है और एक x इसके पास ज़्यादा है, तो हम कॉमन x टू द पावर अल्फा माइनस 1 लेंगे। कई बच्चों को हो जाता है कंफ्यूजन, आप हंसो मत कि मैम इतनी छोटी छोटी बातें भी बता रही, कई बच्चे नहीं ले पाते कॉमन, करते करते इस क्लास में सीख ही जाएंगे। x टू द पावर अल्फा माइनस 1 को कॉमन ले लिया बच्चे, तो यहाँ पे तो सारा x ले लिया, लेकिन यहाँ एक x बच गया, तो x, और देखो तो क्या कॉमन ले सकते हैं, m माइनस पी एक्स, एम माइनस पी एक्स दोनों जगह, फिर यहाँ पे एक बीटा और ये बीटा माइनस 1, तो यहाँ पर एक ज़्यादा है तो रह जाएगा, तो उसको भी कॉमन ले ही लेते हैं ना। m माइनस पी एक्स कॉमन, दो दो चीज़ें आ गई। अब अंदर में आप लिखना शुरू करो, तो बीटा और माइनस p बचा और एक x बचा, तो माइनस p बीटा x, और इधर में एक m माइनस पी एक्स बचा, क्योंकि बीटा माइनस 1 जा चुका है, और एक अल्फा बच गया इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा, x टू द पावर, एक चीज और कि ये हमारे पास तीन चीजें आ गई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, इसको 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू m बाई पी मिलेगा, और जब इसको 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना, माइनस पी बीटा x प्लस m अल्फा माइनस पी अल्फा x इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो, माइनस p भी कॉमन ले सकते हैं, p बीटा प्लस अल्फा और इज इक्वल टू माइनस m अल्फा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई m अल्फा बाई p बीटा प्लस अल्फा। तो x की हमारे पास तीन वैल्यू निकल करके आ गई बच्चे, दिस एंड दिस। अब सबका y भी मिलेगा, सबके y भी होंगे, सबके y होंगे अपने अपने। y की एक्सप्रेशन क्या थी, y इज इक्वल टू m माइनस पी एक्स, तो y इज इक्वल टू m माइनस पी और x हो गया 0, तो ये हो गया y इज इक्वल टू m, एक पॉइंट निकल करके आ गया 0m। इसका y निकालोगे तो y इज इक्वल टू m माइनस पी एक्स, तो x की जगह पे m बाई पी डालेंगे, p कैंसिल, mm 0, तो ये मिल गया m बाई पी और 0, ठीक है। और ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि x 0 कैसे होगा, x तो क्वांटिटी है ना जनरली, अगर ये प्योर मैथमेटिक्स है तब तो x 0 हो सकता है, लेकिन अगर इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चन होगा तो x कोई ना कोई क्वांटिटी होगी, y कोई ना कोई क्वांटिटी होगी, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होते, लेकिन अभी हम लोग लेंगे क्योंकि हम लोग इसको प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मान रहे हैं। अब इधर देखो, y सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू, समझ में आया जो मैंने अभी बोला, प्योर मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक एप्लीकेशन। अगर ये इकोनॉमिक एप्लीकेशन का क्वेश्चन हुआ और मेंशन किया होगा कि x एंड y आर रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटीज ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी प्रोडक्ट्स, तो x और y कभी भी 0 नहीं होंगे,
कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होंगे। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो m माइनस पी एक्स की जगह पे डालोगे तो m अल्फा बाई पी बीटा प्लस अल्फा। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा पी कैंसिल हो गया, m बीटा प्लस m अल्फा माइनस m अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा, दिस कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया m बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। एक पॉइंट और हमारे पास आ गया, x की वैल्यू क्या थी, m अल्फा बाई पी बीटा प्लस अल्फा कॉमा m बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। तो ये 3 पॉइंट्स तो आ गए हमारे पास, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा कि इनमें से मैक्सिमा का पॉइंट कौन सा है। तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव तो है ना हमारे पास, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डी टू जेड बाई डी एक्स टू निकालेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे पॉइंट को डाल करके उसके अंदर। अगर ये नेगेटिव आया तो लिख देंगे मैक्सिमा का पॉइंट है, अगर पॉजिटिव आया तो लिख देंगे मिनिमा का पॉइंट है, और अगर इज इक्वल टू 0 आया तो नथिंग कैन बी सेड, डाउटफुल है। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव इतना बड़ा है इसका, तो सेकेंड डेरिवेटिव और भी बड़ा होगा। मैंने बस आपको टेक्निक बता दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव में जब ये दोनों टर्म्स हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो अब इन पे चेन रूल लगाना पड़ेगा 3 पे। तो यू वी डब्ल्यू का चेन रूल क्या होता है, यू वी डब्ल्यू का चेन रूल याद है, पहले 2 को रखो 1 को करो, फिर 1 को करो 2 को रखो, फिर 1 को करो 2 को रखो। तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा लेकिन हो जाएगा सॉल्व। मेथड आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगर वेरिफिकेशन आता है तब तो आप इस तरीके से करोगे। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन टेक्निक बच्चे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। और सिर्फ पॉइंट फाइंड आउट करना है जल्दीबाजी में और कम टाइम लगे। देखो इसी क्वेश्चन में कितना टाइम लग गया पॉइंट फाइंड आउट करने में, लेकिन ये बहुत इजी था। कौन सा, नेसेसरी कंडीशन वाला। तो स्लोप को इक्वेट करके भी आप पॉइंट निकाल सकते हो इजीली, और सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। अब आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं, सबके पास रीडिंग होगी, रीडिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, 2-3 ही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं है, 3 क्वेश्चन है बस, 3। इन 3 क्वेश्चन को करके आपको लाना है। मैंने जो एग्जाम्पल थे वो तो करवा दिए क्लास में, होमवर्क में लिख देते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके पास रीडिंग ना हो, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 का ए कह रहा है मैक्सिमाइज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू जी एक्स वाई। लिख लो बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब बताना जरा, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा? फिर देखो क्यों नहीं लगेगा, लग जाएगा। हो गया, वाई को एक्सप्लिसिट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। मैंने क्या कहा, एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन होना चाहिए तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ लीनियर ही होगा तभी, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप बढ़ सकते हो। 1 का बी पार्ट भी है, मिनिमाइज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों मेथड से आप करके देख लेना, सब्जेक्ट टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन ही लगा दोगे, यहाँ तो और इजीली हो जाएगा, बात बराबर ही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 ए। अब देखो 2 में मैक्सिमाइज मिनिमाइज दिया हुआ है, मतलब कौन सा होगा इन्हें नहीं पता है। फर्स्ट में तो क्लियर था कि मैक्सिमा और मिनिमा ही निकालना है, तो फर्स्ट के ए और बी में ना आप जब होमवर्क करोगे तो उसमें आप सिर्फ स्लोप वाले कंडीशन से भी पॉइंट निकाल सकते हो, सिंगल पॉइंट निकलेगा और वही हमारा मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और इसमें जो सिंगल पॉइंट निकलेगा वो मिनिमा का पॉइंट होगा, नो नीड टू वेरीफाई। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है, मैक्सिमा मिनिमा दोनों दे दिया। इनका कहना है कि अब क्या है ये आप खुद वेरीफाई भी करो, मैक्सिमा या मिनिमा जो भी निकलता है ऑप्टिमाइजेशन करना है, सब्जेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आप नहीं कर सकते, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस माइनस, ऐसे नहीं चलता ना, 8 माइनस एक्स स्क्वायर, दो एक्सप्रेशन नहीं चलेगा। तो यहाँ पर स्लोप वाले से लेकर के आप आगे बढ़ोगे
और फिर जो 2 पॉइंट आएगा तब उस पे आप 3xy की वैल्यू निकाल करके और फिर डिसाइड करोगे कि मैक्सिमा कौन सा है और मिनिमा कौन सा है। ये भी कर सकते हो आप अगर एक से ज़्यादा पॉइंट आता है तो। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया तो आप कल क्लास में पूछ सकते हो। x + y सब्जेक्ट टू x² + 3xy + 3y² = 3। इसमें देख लेना अपना क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमाइज fxy = 10 x⁻½ y⁻³ 1/3 सब्जेक्ट टू। थर्ड वाला तो इजी है, एक ही है, इसमें लीनियर है, तो ये तो आप सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हो। तो फर्स्ट और थर्ड में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। थर्ड में थोड़ा सा इंडेक्स जो है उसको प्रॉपरली हैंडल करना होगा 1/2 1/3 को, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर माइनस माइनस करके आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 को भी करना। तो यही बस इतने ही 3 क्वेश्चन है 18.1 में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैंने एक स्क्रीन पे ला दिया 1 2 3। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन तीनों क्वेश्चन को करके आपको नेक्स्ट क्लास में आना है। तो फिर हम लोग सेकेंड क्लास में स्टार्ट करेंगे। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? और कभी अगर आपको क्लास का स्क्रीनशॉट चाहिए कि मैम मैंने नोट नहीं किया क्लास में, आप स्क्रीनशॉट दे दो तो वो भी रुक करके हम लोग लास्ट में स्क्रीनशॉट आपको दे सकते हैं। चैप्टर 18 में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। ये जितना जल्दी पढ़ लोगे माइक्रो में उतनी आसानी होगी आपको पढ़ने में। माइक्रो में सारा कुछ न्यूमेरिकल इसी मेथड से होने वाला है। मतलब अब आपको एमएमई में लगेगा कि पता नहीं माइक्रो पढ़ रहे हैं या एमएमई पढ़ रहे हैं, कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो क्वेश्चंस वैसे वैसे मिलने वाले हैं। लेकिन एमएमई में क्या होता है कि आपको एक टेक्निक पे बस प्रैक्टिस करा दी जाती है। अब उस टेक्निक से मिलता जुलता कोई दूसरा क्वेश्चन, कोई तीसरा क्वेश्चन एप्लीकेशन वाले उसमें कराए जाएंगे आपको माइक्रो में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले तो डाउट लेंगे तीनों क्वेश्चन में से, जो जो आपसे हुआ होगा अच्छी बात है, जो नहीं हुआ होगा क्लास में करेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। तो आज के क्लास में अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो अगर आप आज की क्लास का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी स्टार्टिंग से मिल जाएगा आपको। तो बच्चे आज के क्लास में इतना ही, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी कई सारे बच्चों को ज्वाइन करना बाकी है, और ये मेथड जो है ये मतलब टाइम लेता है अच्छा खासा, तो इसको फ्रेश क्लास में ही स्टार्ट करना चाहिए। तो आज के क्लास, एक मिनट, आज के क्लास में बच्चे इतना ही। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।